ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है तेजस क्रैश। अभी हमको क्या देखने को मिला है? पहली बात तो ये न्यूज़ कहाँ की है ये? नहीं, जीएस के किस पेपर में आई है? इंटरनल, आप नेशनल सिक्योरिटी मानिए, जीएस 3। ठीक है, जीएस 3 में इसको काउंट किया जाएगा। न्यूज़ क्या है? बेसिकली न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि दुबई में जो एयर शो हुआ वहाँ पे तेजस है, मतलब इंडियन कंटिजेंट गया था तो उसमें तेजस भी गया था, और एक्रोबैट्स के दौरान तेजस है वो क्रैश किया। उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला? दो मेजर लॉसेस हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है लॉस ऑफ आर पायलट, एयरफोर्स पायलट, उनका एक लॉस हुआ। और दूसरा क्या है? दूसरा ये हुआ कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे ये घटना घटी है वहाँ पर होना नहीं चाहिए था ऐसा। ठीक है, क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रावेस को, क्योंकि तेजस क्या है, एक इंडिजिनसली बिल्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है, हम उसको बनाए हैं बहुत कई डिकेट्स में हम इसको बनाए हैं। और फाइनली हमको क्या देखने को मिला? हमको ये देखने को मिला जब हम इसको शोकेस करने जा रहे हैं एयर शो में, वहाँ पे वो क्रैश कर गया है। ठीक है, जब वर्ल्ड मीडिया वहाँ पे थी, ग्लोबल कम्युनिटी वहाँ पे थी, तो दिस इज अ डेंट टू इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो हम मेक इन इंडिया या डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजिनाइज करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक मेजर डेंट रहा है। एक लॉस ऑफ पायलट, एयरफोर्स पायलट, और दूसरा कि मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे ये घटना घटी है वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम अपना एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वहाँ पे शोकेस करने गए थे, दुनिया को दिखाने गए थे कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, और वहाँ पे ये घटना घटी है। तो दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट द क्रैश। दुबई में ये क्रैश हुआ है। उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक इंक्वायरी कमिटी है वो गठित कर दी है, ये देखने के लिए क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ये घटना घटी। नाउ दिस इज सीरियस डेंट ऑन इंडियाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। अभी हम क्या कर रहे थे इसको, मतलब 2016 में ये पहली बार इंडक्ट किया गया है, तेजस जो है 2016 में फर्स्ट टाइम हमने इंडक्ट किया। और अभी ये कमर्शियल स्केल पे हम इसको हार्वेस्ट करना शुरू ही किए थे। अभी हाल ही में हमको ये देखने को मिला, इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, एचएल के साथ डील की थी। एचएल के साथ डील की थी, 60,000 करोड़ के ऊपर की ये डील थी, जिसमें ये था कि 97 तेजस एक्वायर करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन एयरफोर्स। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्लेन कौन बना रहा है? एचएएल। किसके यूज में आएगी? इंडियन एयरफोर्स के। तो करीब करीब 62,000 समथिंग करोड़ की डील हुई थी, जिसमें यह था कि एचएएल जो है आईएएफ को ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स 97 तेजस सप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब हम डोमेस्टिकली, एचएएल भी इंडिया की है, इंडियन फोर्स भी अपनी एयरफोर्स है, तो ये था कि हम डोमेस्टिक एक्विजिशन करना शुरू कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट की ओर बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट मार्केट की ओर, कि मतलब आसपास की जो कंट्रीज हैं जो लेना चाह रही हैं ये टेक्नोलॉजी, तेजस हमसे खरीदना चाह रही हैं, हम उनको बेचना शुरू करेंगे। जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनको बेचना शुरू करेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी हमको ये देखने को मिला कि क्रैश हुआ है, क्रैश की वजह से वर्ल्ड कम्युनिटी अब है वो थोड़ा सा वो हो जाएगी कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहली बार कोई प्लेन डेवलप किया गया है, तो इट्स अ सीरियस जोल टू इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट। हम क्या सोच रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया अपने लिए भी बनाए, दुनिया के लिए भी बनाए, एक्सपोर्ट करें, फॉरेक्स कमाएं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक तो हमने बहुत समय ले लिया ये प्लेन बनाने में, 9-10 साल अब हो चुके हैं। 16 में पहला स्क्वाड्रन है वो आया है एयरफोर्स के पास पहला स्क्वाड्रन आया है। 9 साल में हमें हमारी ये कोशिश रही है कि हम इंडिजिनसली भी प्रोक्योर करें, प्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी बेचें, उससे 4 पैसे कमाएं। मतलब इंडिया का एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है वो दुनिया के सामने है। लेकिन अब क्या होगा? ऐसे इंसिडेंट से जो फेथ है ग्लोबल कम्युनिटी का तेजस में, वो आपका रिलेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो तेजस बेसिकली है क्या? व्हाट इज तेजस? तेजस एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको क्या कहते हैं? तेजस एलसीए। एलसीए मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो कि लाइट वेट है, और इंडिया का सबसे छोटा छोटा फाइटर एयरक्राफ्ट है।
ठीक है। प्लस इसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। 4.5 जनरेशन मतलब अलग अलग जनरेशन होती हैं, फाइटर जेट्स की अलग अलग जनरेशन होती हैं। जैसे आईफोन होता है ना, आईफोन 15, 16, 17, वैसे ही एयरक्राफ्ट की भी जनरेशन होता है। जनरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं। जैसे 5th जनरेशन है तो उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, एवियोनिक्स होगा उसमें, डेटा लिंकेज है ग्राउंड लेवल से वो ज्यादा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी होगा रडार सिस्टम में। ये होता है 5th जनरेशन। ठीक है। 4th जनरेशन क्या हो गया, 4th जनरेशन मतलब एक जनरेशन पहले का, तो स्पीड रिलेटिवली कम होगी, उसके जो रडार सिस्टम होंगे उतने एडवांस नहीं होंगे, डेटा लिंकेज उतना बढ़िया नहीं होगा जितना आपका 5th जनरेशन में होगा। तो अभी तक हमको क्या देखने को मिल रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक आ चुके हैं, 6th जनरेशन पे काम चल रहा है, कई कंट्रीज हैं काम कर रही हैं उस पर। इंडिया के पास अभी खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी हमारे पास जो सबसे एडवांस है वो क्या है, 4.5 जनरेशन ही है। 4. चाइना के पास, यूएस वगैरह के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन नहीं है। हमारे पास जो हाईएस्ट है वो क्या है, 4.5 जनरेशन तेजस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जनरेशन इससे सुपीरियर कुछ मामलों में सुखोई 30 MKI इससे सुपीरियर है, रफेल इससे सुपीरियर है, लेकिन हम जनरेशन की वाइज करें तो ये दोनों भी क्या है, 5th जनरेशन नहीं है, ना आपका सुखोई, ना आपका सुखोई 30 MKI, ना ही आपका रफेल। तो दिस इज 4.5 जनरेशन aircraft, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। ऑल्सो इट्स अ वेरी लाइट वेट एयरक्राफ्ट। लाइट वेट मतलब बहुत हल्का, सबसे छोटा फाइटर जेट है हमारे पास। इसका रोल क्या है, इट्स अ मल्टी रोल। मल्टी रोल मतलब मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, मतलब ये एरियल बॉम्बिंग भी कर सकता है, सर्विलांस भी कर सकता है, डॉग फाइट भी कर सकता है, बहुत कम समय में एयरबॉर्न हो सकता है, कई काम आप इससे कर सकता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट। तेजस को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इसकी स्पीड कितनी है, ये चलता है आपका 1.8 मैक की स्पीड, 1.8 मैक की स्पीड पे। 1.8 मैक कितना हो गया, 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक प्लेन्स आपने सुने हैं, जो सुपरसोनिक क्या हो गया, जो साउंड की स्पीड पे चल पाए। अब क्या है, साउंड से तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट भी हैं, जैसे ये है तेजस, ये कितने के पे चलता है, 1.8, मतलब आवाज स्पीड पे ट्रेवल करती है उससे 1.8 टाइम्स ज्यादा। तो स्पीड इसकी कितनी है, 1.8 की स्पीड है, और मतलब एक फुल फ्यूल रिचार्ज पे ये 3000 किलोमीटर के आसपास, 3000 किलोमीटर के आसपास चल सकता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है तो इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल आप दोनों लॉन्च कर सकते हैं। मतलब एयर टू एयर मतलब जो एयर डॉग फाइट है उसमें भी काम आएगा, जैसे दुश्मन का प्लेन है हवा में, उस पर भी आप मिसाइल्स मार सकते हैं, और प्लस एयर टू सरफेस भी है, नीचे आपको टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, या कुछ बेस कैंप्स हैं एडवर्सरी के टेरिटरी में, वो सारी चीजें भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ तेजस एलसीए। ठीक है। क्या बैकग्राउंड है इसका, बैकग्राउंड इसका कुछ ऐसा है कि पहली बार तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की नीड जो है वो आपका लेट 70s 80s में रियलाइज होती है, लेट 70s और लेट 80s में रियलाइज होती है, फाइनली 1984 में। ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, एडीए डिजाइन करता है, क्या एडीए जो है वो डिजाइन करता है तेजस प्लांट। जो तेजस प्लेन है ये आपका फर्स्ट टाइम 1984 में मतलब एनविसाज किया जाता है, मतलब जो डिजाइन एलिमेंट है वो एडीए है, 1984 में डिजाइन कर दे रहा है। ठीक है। आइडिया क्या रहता है, गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि एलसीए बनाए, क्योंकि जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं जैसे मिग 21 बाहर की टेक्नोलॉजी है, उसको हम पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने डिजाइन करवाया पहली बार 1984 में। डिजाइन कौन कर रहा है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये एक एजेंसी है, उसने डिजाइन किया और फाइनली इसको प्रोडक्शन में भेजा गया। डिजाइन एलिमेंट आ रहा है एडीए से, लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और 84 में एनविसाज कर लिया गया, लेकिन पहली बार जो स्क्वाड्रन इंडक्शन हुआ इंडियन एयरफोर्स में
वो हुआ है आपका 2016 में हुआ है, 2016 में हुआ। तो देखिए दो एलिमेंट्स हैं इसमें, एक है डिजाइन वाला एलिमेंट, डिजाइन किसने किया, एडीए ने किया है, लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लाया क्यों गया है, लाया इसलिए गया है क्योंकि फॉरेन एयरक्राफ्ट थे, हम उसको सप्लांट करना चाह रहे थे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है 80s ऑनवर्ड, मतलब 80s में ये डिसाइड करती है कि हमारा खुद का प्लेन होना चाहिए। एडीए को बोला जाता है आप डिजाइन पे काम करिए, एडीए डिजाइन बनाता है 84 में, लेकिन डिजाइन से लेके प्रोडक्शन स्टेज पूरा होने में और फाइनल इंडक्शन होने में इंडियन एयरफोर्स में इसको करीब करीब कितने साल लग जाते हैं, 32 साल लग जाते हैं, 16 साल उधर और 16 साल इधर, 32 ईयर्स। अभी क्या है, ये प्लेन जो है रिलेटिवली नया ही है, 9-10 साल पुराना ही प्लेन है, मतलब अपने इंडक्शन लेवल से, लेकिन बहुत कम समय में हमको इसके नए नए वेरिएंट्स देखने को मिल रहा है। जैसे मार्क 1A आ गया है, मार्क 2A आ गया है, इसका जो ट्रेनिंग वेरिएंट है वो आ गया है, हमने इसका नेवल वेरिएंट भी बना लिया है, नेवल वेरिएंट भी बना लिया है। और इसमें क्या है, हम नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, नए इनोवेशन करते जा रहे हैं कि नए फीचर्स इसमें ऐड कर सकें, इसको और कैसे एडवांस किया जा सके। जैसे एक प्लेन बन गया, फिर उसमें क्या है, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। जैसे नेवी की कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है तेजस से, आर्मी सॉरी एयरफोर्स की कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, नेवी में हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट हो क्योंकि उनको जो शिप्स हैं वहाँ पे लैंडिंग करानी है, वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होना है, ठीक है, तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग तरीके से हो सकते हैं। तो एक ही प्लेन के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, नेवल वेरिएंट्स होते हैं, उसमें मतलब ये फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है। तो ऐसे ही करके इसके क्या है, मार्क 1 है एक एडिशन, फिर मार्क 2A है, सॉरी मार्क 1A है, फिर मार्क 2A है। ये इसके अलग अलग एडिशन है, मतलब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन करते गए। इसका नेवल वेरिएंट एक अलग है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अलग है, सिंगल सीटर अलग है, ट्विन सीटर अलग है, मतलब 2 पायलट्स वाले भी हैं, सिंगल पायलट वाले भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या एडवांटेजेस रहे तेजस के आ जाने से, फायदा क्या हुआ इंडिया को, व्हाट आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड। एक तो इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो बढ़ी है इसके आने से, डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ी हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जेट्स हैं, अब हमारे पास सुखोई 30 MKI भी है, ठीक है, वेरी सुपीरियर काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, जो हम किसके साथ मिलकर डेवलप किए हैं, रशिया के साथ डेवलप किए हैं। मतलब हमने रशिया के साथ सुखोई 30 MK बेस प्लेन डेवलप किया, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर किया है, सुखोई 30 MK, ठीक है, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर ये प्लेन डेवलप किया है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक है सुखोई 30 MKR, ये रशिया वाला है, और सुखोई 30 MKI ये किसका है, ये इंडिया वाला वेरिएंट है। मतलब इंडिया को कुछ और चाहिए, बेस प्लेन सेम है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो कैरेक्टर है प्लेन का वो सेम है, लेकिन हमको हो सकता है एवियोनिक्स में कुछ अंतर चाहिए रशिया के बनस्पत, रशिया को कुछ चीजें और चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है वो कराए हैं। तो जो रशिया के पास प्लेन है वो 30 MKR है, हमारे पास जो है वो क्या है, सुकोई 30 MKI। इसके अलावा अभी हमने फ्रांस से क्या लिया है, रफेल का नाम नहीं सुना है, रफेल हमारे पास है। इसके बाद छोटे एयरक्राफ्ट्स में हमारे पास LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी है, ठीक है। तो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ी हैं, तेजस के इंडक्शन से नए स्क्वाड्रंस आ चुके हैं, हम इसमें नए इम्प्रोवाइजेशन किए हैं। हाँ, तो नहीं लिए हैं, सुखोई हम बनाए हैं मिलके, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है वो हम बनाए हैं, रशिया के साथ हम ब्रह्मोस और सुखोई बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ट्रांजैक्शनल हम खरीदे हैं, ठीक है। बेटर इम्प्रोवाइजेशन विथ न्यूअर वेरिएंट्स, विथ न्यूअर वेरिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना 16 में प्लेन आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है आज वाले जो प्लेन है वो भी सन 16 वाले हैं, इसमें भी हम तब्दीलियां करते गए, मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2A, नेवल वेरिएंट अलग निकाला, ट्विन सीटर अलग निकाला, ट्रेनिंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो अलग निकाले। तो इससे क्या है, हम समय समय पे इसको इम्प्रोवाइज कर मतलब बेटर करते गए, डिफेंस कैपेबिलिटी इससे भारत की बढ़ी है। तीसरा क्या है,
इंडिया सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ गया है, मतलब सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में से आ गया है जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बना रहा है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू मैन्युफैक्चर फाइटर एयरक्राफ्ट्स। मतलब बहुत कम कंट्रीज हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बना पाती हैं, बहुत कम कंट्रीज हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बना पाती हैं। तो इंडिया उस एलीट क्लब को अब ज्वाइन कर लिया है। इंडिया जो है वो इस एलीट क्लब को ज्वाइन कर लिया। ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं। अब ये सारे एडवांटेजेस हो गए, अच्छी चीज़ है, हम इसको बेचेंगे भी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एक्वायर करेगी, बाहर की कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट है तो रिलायबल और टेक्नोलॉजी वाइज भी सुपीरियर रहेगा, ठीक है, सुपीरियर रहेगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो इसके एक्विजिशंस होने थे, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा इंडिया की जो इंटरनल सेल है वो भी इम्पैक्ट होगी। एक चीज, मतलब अब इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेने के पहले सोचेगा, इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेने के पहले। अभी हमको क्या देखने को मिला है, एचएल ने एक डील साइन की 62,000 समथिंग करोड़ की, किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स ने एचएल के साथ ये डील साइन की कि करीब करीब 97 तेजस हैं वो एक्वायर करेगा, 97 तेजस। लेकिन अब क्या है, अब इस इंसिडेंट के बाद हो सकता है वो रीथिंक करे कि 97 लिए जाए कि ना लिए जाए। ऐसा तो नहीं है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के पीछे हम अपने जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी जान खतरे में डालें, ठीक है, अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कम करें। तो एक तो ये देखना है कि इंटरनल सेल्स है वो डाउन होंगी, तो इसको डाउन नहीं होने देना, हमको कंटिन्यूअसली आर&डी इनोवेशन करते रहना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जब तक पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी ना हो जाए एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, कि मतलब जबरदस्ती की डेडलाइंस नहीं लगानी है कि सन 25 में लाना है तो लाना ही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भले 3 साल 4 साल लेट कर दीजिए, लेकिन जब तक आपके एयरक्राफ्ट जो हैं वो एकदम कॉम्बैट रेडी ना हो जाए, कि मतलब उसका एकदम फाइनल टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक क्या करना है, तब तक आपको ये सारी चीजें कमर्शियली कल्टीवेट नहीं करनी। सो दिस वाज अबाउट तेजस क्रैश, दिस वाज अबाउट तेजस क्रैश, ठीक है। अगला जो न्यूज आइटम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू असम अकॉर्ड, ठीक है। अभी हमको क्या देखने को मिला है, अभी हमको ये देखने को मिला है कि असम गवर्नमेंट ने हिंट दिया है कि ऑलमोस्ट कंसेंसस बन चुका है, ऑलमोस्ट कंसेंसस बन चुका है क्लॉज 6 को लागू करने के लिए, क्लॉज 6 को लागू करने, क्लॉज 6 किस चीज का, असम अकॉर्ड का, ठीक है। क्या है ये क्लॉज 6? क्लॉज 6 असम अकॉर्ड का वो प्रोविजन है, वो प्रोविजन है जिसकी वजह से जो एजिटेशन थे असम में, जो आपका 79-80 से लेके आपका 85 तक चले थे, 85 तक चले थे, इंटरनल सिक्योरिटी में हम कर भी चुके हैं ये, जिसकी वजह से ये असम में के एजिटेशन को द एंड मिला था, ठीक है। असम अकॉर्ड क्या है बेसिकली, बात कर रहे थे ना कि असम में जो इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंसेस थे वो किस लिए थे, क्योंकि वहां पे एंटी फॉरेनर और दूसरा क्या, एंटी माइग्रेंट, एंटी माइग्रेंट स्ट्रेस था वहां की सोसाइटी में। मतलब वहां की एक सेक्शन ऑफ सिटीजनरी को ये लगने लगा था कि बाहर के प्रदेश, मतलब और प्रदेशों से, भारत के और बांग्लादेश से जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर एक कंस्ट्रेंट का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं आपका 70s में, जिसकी वजह से असम में मैसिव एजिटेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है कि इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए, इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए। इसी इसमें एक बॉडी बनती है क्या, उल्फा, जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है। और
वो वाला टाइम जो है असम का, मतलब 80 से लेके 85 वाला बहुत खराब समय रहता है, ठीक है। मतलब यूपी बिहार से जो लोग असम में गए होते हैं उनको निकाल निकाल के मारा जाता है, ठीक है। और उल्फा के इंसर्जेंट्स हैं वो ये काम करते हैं बेसिकली। तो एक एंटी फॉरेनर और एंटी माइग्रेंट स्टांस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनली क्या होता है, अब जो एजिटेशन मास लेवल पे असम में चल रहे होते हैं, ये कैसे बंद होते हैं? ये बंद होते हैं असम अकॉर्ड की वजह से, ठीक है। असम अकॉर्ड क्या है? एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट रहता है, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट रहता है किसके किसके बीच में? ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टियां होंगी। तो एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा कौन? असम की सरकार, और तीसरा कौन? आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन तीनों के बीच में होता है, ठीक है। इसमें भी मतलब असम अकॉर्ड एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है जो इन 3 स्टेक होल्डर, 3 पार्टियों के बीच में साइन हो रहा है। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, इन 3 के बीच में साइन हो रहा है। और किस चीज से एंड हो रहा है? मतलब जो क्लॉज 6 है, क्लॉज 6 है, ठीक है, इसकी वजह से ये अकॉर्ड संभव हो पाता है। क्लॉज 6 क्या क्या रहा है? क्लॉज 6 जो 85 असम अकॉर्ड में आया है वो बात कर रहा है किसकी? कि असमीज को कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव गारंटी दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द एसमीज, द एसमीज कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एटसेट्रा। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अकॉर्ड ये कहना चाह रहा है एजिटेशन क्यों आए थे? एजिटेशन यही था ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पे क्या कर रहे हैं? उस पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दो चीज। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि ये आसाम का जो कल्चर है, आसाम का जो कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, जो आसाम का लोकल कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो प्राइमरली एजुटेशन इसीलिए हुए थे कि जो आसाम का जो लिविंग मिलियू है, जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको भी बचाया जाए। लाइवलीहुड तो प्रोटेक्ट की ही जाए, आसाम का कल्चर है वो बचाया जाए। तो क्लॉज 6 में, क्लॉज 6 में ये गारंटी दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा और आसाम की सरकार द्वारा वहां के लोगों को, आंसू को ऊपर से। आंसू कौन थे? आंसू जो सोसाइटी एट लार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि क्लॉज 6 के माध्यम से, आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 के माध्यम से हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, ठीक है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव गारंटी देंगे जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे? अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो क्लॉज 6 से मामला जो है वो शांत हुआ था, जो आसाम अकॉर्ड का, आसाम अकॉर्ड से हुआ था। लेकिन और स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो जो क्लॉज 6 की जो शर्त थी वो एक तरीके से प्राइमरी डिफ्यूजर रही है 1980 में, जो एजिटेशन आया असम को उसको डिफ्यूज करने में, ठीक है। तो अब देखिए असम अकॉर्ड आपको समझ में आ गया। अभी क्या न्यूज बनी है? अभी न्यूज ये बनी है कि क्लॉज 6 में जो प्रोविजंस थे, जो प्रोविजंस थे उस पे लगभग सहमति बन चुकी है असम गवर्नमेंट के बीच में और किसके बीच में? आसू के बीच में, ठीक है। जो उसमें चीजें 1985 में बोली गई थी, 1985 में बोली गई थी कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव गारंटी देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे? इस चीज पे सहमति बन चुकी है। क्या क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए? मतलब आंसू भी मान चुका है ऑलमोस्ट, और सेम आपका जो असम गवर्नमेंट है वो भी मान चुकी है, ठीक है। क्या मेजर प्रोविजंस हैं? व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ असम अकॉर्ड? जो मेजर विजन है अकॉर्ड का वो आपको समझ में आ गया। टेंशन को डिफ्यूज करना, जो एजिटेशन वहां फैले हुए थे उसको क्या करना? उसको डिफ्यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहला मेजर प्रोविजन तो यही था, क्लॉज 6, जो आपको समझ में आ गया। क्लॉज 6 क्या है? वही शर्त कि कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव गारंटी देंगे हम आपको, ठीक है।
तो क्लॉज 6 एक प्रोविजन था जो बहुत मेजर, इसी से आंसू जो है वो माना था कि ठीक है अब हम वायलेंस छोड़ रहे हैं, अब हम एजिटेशन अपना बंद कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है असम अकॉर्ड की कि कट ऑफ डेट तय किए गए, कट ऑफ डेट है वो तय किए गए। कट ऑफ डेट में ये था कि जो 1966 तक असम में आ चुका है, 1966 तक जो भी असम में आ चुका है, हो सकता है बांग्लादेश से लोग गए हों, उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, 71 में हुआ है ना आपका बांग्लादेश, तो तब 66 तक जो आसाम में लोग मिले उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरा जो डेट है, दूसरी कट ऑफ डेट है वो कौन सी है, या कट ऑफ एक पीरियड है वो क्या है, 66 से लेके 71 तक का, 1971 तक का पीरियड। इसमें यह है कि जो लोग गए हैं इस कालखंड में, बांग्लादेश के 66 से लेके बांग्लादेश के बनने तक, ऐसे लोग जो आसाम में घुस गए, ठीक है, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको डिटेक्ट किया जाएगा और प्लस रजिस्टर कर दिया जाएगा। वो 10 साल तक एज अ फॉरेनर इंडिया में रहेंगे, 10 साल तक एज अ फॉरेनर इंडिया में रहेंगे और बाद में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये थे कौन लोग जो सन 66 से लेकर सन 71 तक असम में प्रवेश किए थे, एंटर किए गए थे। तीसरा क्या है, जो 71 के बाद आए हैं, 71 ऑनवर्ड्स, मतलब बांग्लादेश बन जाने के बाद, आसू के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, ठीक है, असम गवर्नमेंट भी रहती है इसमें, उनके बीच में यही होता है कि 71 वाली जो कट ऑफ है, ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश हुआ उसके बाद वाली जो समय है, उससे जो जो लोग आए हैं, कहां से, बांग्लादेश से, उनको पकड़ के डिटेक्ट किया जाए और उनको वापस से डिपोर्ट किया जाए, मतलब बांग्लादेश में वापस भेजा जाए, ठीक है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो पाएगी, जब आप एक रजिस्टर बनाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, एनआरसी। तो एनआरसी जो अभी ये गवर्नमेंट पिछले अपने टेन्योर में बात कर रही थी ना एनआरसी की, सीए एनआरसी, तो बेसिकली ये इनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है, आसाम अकॉर्ड का ब्रेन चाइल्ड है। किसके किसके बीच में साइन हुआ है, आसू के बीच में और आसाम गवर्नमेंट के, आसू और असम गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो आसू मतलब एक ग्रुप है, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, एक ग्रुप है जो वहां की पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय, आसाम के लोगों को। जैसे मान लो यूपी में लोगों के ग्रीवांस हैं, एक बॉडी बन जा रही है जो कलेक्टिव तरीके से, मान लो 20 करोड़ लोग हैं, सब थोड़ी ना बात कर सकते हैं, तो 20 करोड़ के बिहाफ पे एक बॉडी बन जा रही है उत्तर प्रदेश की, वो सरकार से बात कर रही है, तो आंसू भी इसी टाइप की एक बॉडी, ठीक है। तो दो प्रोविजन, एक क्लॉज 6 हो गया, दूसरा आपने देख लिया कट ऑफ डेट, 71 के बाद जो लोग आए हैं उनको क्या करना है, पकड़ के वापस करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास एक नेशनल रजिस्टर होगा, एनआरसी का वहीं से आ रहा है। फिर अगला प्रोविजन था सीलिंग एंड फेंसिंग ऑफ बॉर्डर, सीलिंग एंड फेंसिंग ऑफ बॉर्डर, कि जो बॉर्डर्स हैं उनको हम क्या करें, जो बॉर्डर्स हैं इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको ठीक से सिक्योर करें, ठीक से सिक्योर करें कि अब कोई इलीगल इमिग्रेंट है वो इंडिया में घुस ना पाए, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट है वो इंडिया में घुस ना पाए। तो मुख्यतः ये थे, ठीक है, मुख्यतः ये आपके मेजर प्रोविजंस थे। अभी क्या है, अभी हमको ये देखने को मिला है कि क्लॉज 6 को एफेक्चुएट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए ग्राउंड लेवल पे मोटी मोटी जो बातें हैं उस पर दोनों पक्ष मान रहे हैं, आंसू भी मान गया और असम की गवर्नमेंट है वो भी मान गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसको पूरी तरीके से क्रियान्वित करने में। क्या चैलेंजेस हैं, एक तो सीए आ गया, एक चैलेंज तो यही है। सीए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सुना है सीए, इसके तहत के सीए एनआरसी का नाम नहीं सुना, इसी पे तो बवाल हुआ था। सीए क्या है, सीए ये है कि मतलब इंडिया ने एक कानून बनाया जिसके तहत ये था कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं,
क्योंकि वो उनको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। वो इस लॉ को यूज करके इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ की सिटीजनशिप लेने में मतलब एक फैसिलिटेशन मिलेगा इस लॉ की हेल्प से। जैसे हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, तो हमको ये देखने को मिलता है इनका रिपीटेड परसिक्यूशन, इनके नंबर्स हैं वो भी कम हुए हैं। ठीक है, तो उनकी सिटीजनशिप को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार क्या बनाती है, एक कानून बनाती है, CAA। एंड मतलब जो असमीज एजिटेशन था, असम का जो एजिटेशन था वो किसके अगेंस्ट है, वो तो सभी बांग्लादेशियों के अगेंस्ट है ना, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम हो। ठीक है, अब CA से जो लोग आ गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है असम कहाँ पड़ेगा, बांग्लादेश से निकलते ही आपका ऊपर की साइड असम पड़ जाएगा, तो वहां पे भी कुछ लोग आएंगे, फिर वहां पे कैंप्स बनना शुरू करेंगे, तो दोबारा से वो पुरानी वाली सिचुएशन है वो ना रिवाइव हो। क्योंकि असम किसके, असमीज जो थे मतलब 80s में वो किसके अगेंस्ट थे, बाहरी लोग जो आ रहे थे यूपी बिहार से बांग्लादेश से। तो इट डजेंट मैटर कि वो माइनॉरिटी है ना हो बांग्लादेश से, लेकिन ये बाहरी हैं, ये बांग्लादेशी हैं, यही उनके लिए क्या है, दोबारा से एक पेन पॉइंट हो सकता है। तो CA एक बड़ा मुद्दा है, CA एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा क्या है, NRC की जो एक्सरसाइज हुई है वो भी खुद में एक इशू है। NRC की जो एक्सरसाइज हुई है वो खुद में एक इशू है। क्यों, क्योंकि अभी 2019 में NRC कंक्लूड होती है। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है, 1.9 मिलियन पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल वर्जन ऑफ NRC इन असम। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, करीब करीब 20 लाख लोग एक्सक्लूडेड रखते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग हैं कोर्ट्स चले गए हैं। तो रजिस्टर तो हमने बना लिया 2019 में, आज से करीब 6 साल पहले ही बना लिया, 6-7 साल पहले ही बना लिया, लेकिन इसमें करीब करीब 20 लाख लोग हैं जिनका नाम ही नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं आया है जो मतलब एलिगेशन है कि जिनके पास खुद की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। कुछ लोग तो ये भी कह चुके हैं कि हम आर्मी में सर्व कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं आया है, तो उसकी वजह से कई कंट्रोवर्सी हो गई, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। फिर ये भी है कि इतना पुराना कागज कौन रखेगा, कैसे प्रूव किया जाए कि कौन 66 से 71 के बीच में आया, कौन 71 के बाद आया, कौन 70 में आया। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ है, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ज़्यादा आ गया है। इसकी वजह से क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो भी सामने आ गए। ठीक है, कुछ लॉयर्स हैं उन्होंने पिटीशन वगैरह कर दी, PIL वगैरह डाल दिए, तो इसकी वजह से क्या है, सरकार अभी है इसको लागू नहीं कर पाई है। तो हमको क्या देखने को मिला, हमको ये देखने को मिल रहा है कि ठीक है, ये क्लॉज 6 हो तो गया है, लेकिन CA NRC की वजह से जो मुद्दा है वो अभी भी फंसा हुआ है। अब इन कमिंग डेज विल गेट टू अंडरस्टैंड या विल गेट टू नो कि आगे मतलब हाउ टू ट्रीट द पाथ, आगे क्या चीज़ें की जा सकती हैं असम गवर्नमेंट द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा।
हाल ही में हुई तेजस दुर्घटना भारत की छवि के लिए गंभीर झटका, विश्लेषण करें, तेजस की समय रेखा पर प्रकाश डालें। ठीक है, बंद कर रहा हूँ। ठीक है।